7 सीक्रेट फूड्स फॉर अ हेल्दी लाइफ आफ्टर 60। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो कोई भाषण नहीं है। ये एक कहानी है, और ये कहानी उस उम्र की है जिसे लोग बुढ़ापा कहते हैं, लेकिन जिसे मैं जीवन का दूसरा वसंत कहना पसंद करता हूँ। चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, दादाजी और दादी जी। दादाजी की उम्र 62 साल थी, रिटायरमेंट के बाद घर पर ही रहते थे। और दादी जी उन्हीं की उम्र की, लेकिन गजब की फुर्ती उनमें बाकी थी। सुबह 5 बजे उठती, सैर पर जाती, बगीचे में काम करती, नाती पोतों के साथ खेलती। दादाजी को देखकर लोग कहते, बेचारे बुढ़ापे ने घेर लिया है। और दादी जी को देखकर लोग कहते, क्या राज है इनकी सेहत का। एक दिन दादाजी ने पड़ोस के डॉक्टर से पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मुझसे उम्र में बड़ी नहीं है, फिर भी उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, और मुझ में हर वक्त थकान, हर वक्त कमजोरी क्यों रहती है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, दादाजी, इसका जवाब आपकी दवाइयों की अलमारी में नहीं, आपकी रसोई में है। जरा बताइए, आप दोनों नाश्ते में क्या खाते हैं। दादाजी ने बताया, चाय, टोस्ट और कभी कभी कुछ बिस्किट। और दादी जी हर सुबह भीगे हुए बादाम, 2 अंकुरित मूंग की मुट्ठी और एक कटोरी दही खाती थी। डॉक्टर ने कहा, यही तो फर्क है। 60 साल की उम्र के बाद शरीर एक नए मोड़ पर खड़ा होता है। यहां से आगे शरीर को वही मिलेगा जो हम उसे देंगे, न कम न ज्यादा। और अगर हम उसे सही पोषण नहीं देंगे तो शरीर धीरे धीरे अपनी ही मांसपेशियों से, अपनी ही हड्डियों से पोषण उधार लेना शुरू कर देगा। और यही उधार आगे चलकर कमजोरी, थकान और बीमारी बनकर सामने आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा इस बात को अपने भीतर उतरने दो। हमारा शरीर एक बहुत समझदार व्यवस्था है। जब उसे बाहर से पोषण नहीं मिलता तो वो चुपचाप शिकायत नहीं करता, वो अंदर ही अंदर अपने भंडार से लेना शुरू कर देता है। हड्डियों से कैल्शियम, मांसपेशियों से प्रोटीन, नसों से ताकत। और ये चोरी इतनी धीमी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता, जब तक कि एक दिन हड्डी कमजोर होकर टूट न जाए, या घुटने जवाब न दे दे, या याददाश्त धुंधली न पड़ने लगे। तो आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर 60 की उम्र के बाद अपने रोज के भोजन में जगह दी जाए तो शरीर की ये चोरी काफी हद तक रुक सकती है और शरीर फिर से अपनी असली ऊर्जा की ओर लौटने लगता है। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, और ये कोई दवा की जगह लेने वाली बात नहीं है। जिनकी कोई बीमारी पहले से चल रही है, जो दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के बिना अपने खान पान में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। जो बात मैं आज कह रहा हूं वो सामान्य समझ की बात है, वो हमारी दादी नानी की रसोई की बात है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। चलो अब पहली चीज की बात करते हैं। पहली चीज है भीगे हुए बादाम और मुट्ठी भर मेवे। दादी जी जो हर सुबह भीगे हुए बादाम खाती थी, उसके पीछे एक गहरी समझ थी। बादाम में विटामिन ई होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को उस टूट फूट से बचाता है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। और बादाम को रात भर पानी में भिगोने से उसका छिलका उतर जाता है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को थोड़ा भारी बना देते हैं। छिलका उतारने के बाद बादाम हल्के हो जाते हैं और आसानी से पचते हैं। अखरोट भी इसी परिवार का हिस्सा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसे दिमाग और दिल दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मात्रा का ख्याल रखना जरूरी है। मुट्ठी भर काफी है, बोरी भर नहीं। दूसरी चीज है दही और छाछ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पुरखे बिना ये जाने कि गट हेल्थ या प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर भी हर दोपहर के खाने में दही या छाछ जरूर रखते थे। आज विज्ञान भी यही कहता है कि दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं, और आंतों का स्वास्थ्य सीधा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है। 60 की उम्र के बाद पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, और ऐसे में दही एक ऐसा साथी है जो पाचन को सहारा देता है और साथ ही कैल्शियम भी देता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है।
तीसरी चीज है अंकुरित अनाज और दालें, यानी मूंग, चना, मोठ जैसी चीजें जिन्हें भिगोकर अंकुरित किया जाता है। 60 की उम्र के बाद शरीर को प्रोटीन की जरूरत कम नहीं होती, बल्कि कुछ शोधों की माने तो बढ़ जाती है, क्योंकि इसी उम्र में मांसपेशियां प्राकृतिक रूप से कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। अंकुरित दालें हल्की भी होती हैं, पचने में आसान भी होती हैं और प्रोटीन से भरपूर भी होती हैं। ये तीनों गुण एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है और अंकुरित अनाज ये कमाल कर दिखाते हैं। चौथी चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ। इनमें आयरन होता है, फॉलेट होता है और कई ऐसे विटामिन होते हैं जो शरीर की हड्डियों और खून दोनों के लिए जरूरी हैं। दादी जी हर हफ्ते कोई न कोई हरी सब्जी जरूर बनाती थी और यही आदत उनकी ऊर्जा का एक बड़ा राज थी। पांचवी चीज है तिल और गुड़। सर्दियों में हमारे घरों में तिल के लड्डू, गुड़ तिल की चिक्की बनती थी और यह कोई सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इतना ज्यादा कि कुछ लोग इसे दूध के बराबर कैल्शियम स्रोत मानते हैं। और गुड़ में आयरन के साथ साथ कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो शरीर को गर्माहट और ऊर्जा दोनों देते हैं। लेकिन यहां भी संयम जरूरी है। जिन्हें शुगर की समस्या है उन्हें गुड़ की मात्रा को लेकर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। छठी चीज है मौसमी फल, खटासकर पपीता, अमरूद और सेब। 60 की उम्र के बाद पाचन तंत्र को फाइबर की खड़ास जरूरत होती है, क्योंकि इस उम्र में कब्ज की शिकायत बहुत आम हो जाती है। पपीता इसमें सबसे आगे है। यह हल्का भी है, फाइबर से भरपूर भी है और पाचन एंजाइम भी देता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। सातवीं और आखिरी चीज है शुद्ध घी, सीमित मात्रा में। यह सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य हो, क्योंकि आजकल हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि घी मत खाओ, घी मत खाओ। लेकिन आयुर्वेद और हमारी परंपरा हमेशा से कहती आई है कि उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों को, नसों को और मस्तिष्क को कुछ अच्छे फैट की जरूरत होती है और शुद्ध देसी घी सीमित मात्रा में यह जरूरत पूरी करने का एक पुराना तरीका है। ध्यान रहे, यहां बात सीमित मात्रा की है, बोरी भर घी खाने की नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब दादाजी की कहानी पर वापस चलते हैं। डॉक्टर ने उन्हें ये सातों चीजें धीरे धीरे अपने भोजन में शामिल करने को कहा। एक साथ सब कुछ नहीं, बल्कि हफ्ते दर हफ्ते, धीरे धीरे। दादाजी ने पहले हफ्ते सिर्फ भीगे बादाम शुरू किए, दूसरे हफ्ते दही को अपने दोपहर के खाने का हिस्सा बनाया, तीसरे हफ्ते अंकुरित मूंग को नाश्ते में जोड़ा और इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने के भीतर उनका पूरा भोजन बदल गया। बिना किसी सख्त डाइट प्लान के, बिना किसी जबरदस्ती के। 3 महीने बाद जब दादाजी अपने डॉक्टर से मिले तो उनकी ऊर्जा में साफ फर्क था। उनकी शिकायत थी कि दोपहर के बाद बहुत नींद आती है, वो कम हो गई थी। उनके घुटनों की जो हल्की अकड़न रहती थी वो भी थोड़ी कम महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो खुद कहने लगे, अब मुझे लगता है जैसे मैं फिर से जी रहा हूं, सिर्फ दिन काट नहीं रहा। यहां मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये डॉक्टर की सलाह, नियमित सैर, अच्छी नींद और सही खान पान, इन सब का मिला जुला असर था। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? रसोई से, थाली से, उन 7 चीजों से जिन्हें दादाजी ने अपने जीवन में वापस जगह दी। अब चलो इन 7 चीजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ताकि तुम भी अपने घर में अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए या खुद अपने लिए इन्हें सही तरीके से अपना सको। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो अब हम उस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर 60 की उम्र के बाद शरीर में होता क्या है। क्योंकि जब तक हम क्यों नहीं समझेंगे, तब तक क्या खाएं वाली बात सिर्फ एक सूची बनकर रह जाएगी। और सूचियां जल्दी भुला दी जाती हैं, समझ कभी नहीं भुलाई जाती। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर खुद ब खुद बहुत कुछ ठीक कर लेता है। छोटी मोटी कमी को शरीर अपने भीतर से पूरा कर लेता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत तेजी से होती है, हड्डियां मजबूत बनती रहती हैं। लेकिन 60 की उम्र के आसपास शरीर की यह मरम्मत करने वाली व्यवस्था
धीमी पड़ने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन का एक स्वाभाविक मोड़ है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद ये मोड़ आता है, और यहीं पर भोजन की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब शरीर की अपनी मरम्मत व्यवस्था धीमी पड़ जाए तो हमें बाहर से उसकी मदद करनी पड़ती है, सही पोषण देकर, सही समय पर देकर, सही मात्रा में देकर। चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम कोई मायने नहीं रखता, बस इतना समझ लो कि वो अपने पोते पोतियों में दादी माँ के नाम से मशहूर थी। उनकी उम्र 75 साल थी और वो अब भी बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ती थीं, बिना चश्मे के सुई में धागा डाल लेती थीं। एक दिन उनके पोते ने पूछा, दादी आपकी आंखें अब भी इतनी तेज कैसे हैं? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं हर दिन गाजर या तो सलाद में या सब्जी में ज़रूर खाती हूँ, और साल में जब भी मौसम हो आंवला ज़रूर खाती हूँ, कभी कच्चा, कभी मुरब्बे के रूप में, कभी चटनी बनाकर। ये ठीक हमारी 7वीं और 6ठी बात से जुड़ी हुई सोच है। मौसमी फल और सब्जियों की ताकत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अब आंवले की बात चली है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे एक 8वीं चीज़ की तरह अपने मन में रख लो। हालांकि आज हम मुख्य रूप से 7 बातें कर रहे हैं। आंवला विटामिन सी का एक बहुत समृद्ध स्रोत है, और विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, त्वचा के लिए और आयरन को अवशोषित करने में मदद के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। 60 की उम्र के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है, और ऐसे में आंवला एक बहुत सीधा, सस्ता और असरदार साथी बन सकता है। चलो अब वापस अपने 7 मुख्य बिंदुओं पर लौटते हैं और इन्हें व्यावहारिक तरीके से समझते हैं, ताकि तुम आज ही, अभी से इन्हें अपने घर में उतार सको। पहली बात याद रखो, मात्रा हमेशा संयम में रखो। बादाम हो, अखरोट हो या घी हो, हर अच्छी चीज भी अगर बेहिसाब खाई जाए तो अपना असर खो देती है। एक मुट्ठी मेवे, 1 चम्मच घी, 1 कटोरी दही, यही संतुलन का रास्ता है। दूसरी बात, भोजन का समय भी उतना ही जरूरी है जितना भोजन खुद। 60 की उम्र के बाद रात का खाना जल्दी खाना और खाने के बाद कम से कम थोड़ी देर टहलना पाचन को बहुत मदद करता है। दादी माँ हमेशा कहती थी, सूरज डूबने के बाद पेट भारी मत करो, वरना रात भर शरीर आराम की जगह पाचन में उलझा रहेगा। तीसरी बात, पानी पीना मत भूलो। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर प्यास का एहसास कम होने लगता है, और इस वजह से बहुत से बुजुर्ग बिना जाने ही कम पानी पीने लगते हैं। कम पानी पीने से जोड़ों में अकड़न बढ़ती है, त्वचा रूखी होती है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। तो घड़ी लगाकर, याद रखकर थोड़े थोड़े अंतराल पे पानी पीते रहो। चौथी बात, धूप का साथ मत छोड़ो। सुबह की हल्की धूप में 10-15 मिनट बैठना शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद करता है, और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी थाली की 7 चीज़ें। 5वीं बात, चबाकर खाओ, जल्दबाजी में मत निगलो। 60 की उम्र के बाद पाचन एंजाइम स्वाभाविक रूप से थोड़े कम बनते हैं, और ऐसे में अगर हम अच्छी तरह चबाकर खाएं तो मुंह की लार ही खाने को पहले से थोड़ा तोड़ देती है, जिससे पेट पर बोझ कम पड़ता है। 6ठी बात, हर दिन एक जैसा खाना मत खाओ, विविधता रखो। जैसे हमने तेल की बात में कहा था कि एक ही तेल हर दिन इस्तेमाल न करो, वैसे ही सब्जियों में भी, दालों में भी, फलों में भी विविधता रखो। हर सब्जी, हर दाल, हर फल अलग अलग पोषक तत्व लाता है, और कोई भी एक चीज अकेले सब कुछ नहीं दे सकती। 7वीं बात, और शायद सबसे गहरी बात, भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन मत समझो। इसे एक उत्सव की तरह, एक धन्यवाद की तरह खाओ। जब हम शांति से, बिना जल्दबाजी के, बिना तनाव के भोजन करते हैं तो शरीर उसे बेहतर तरीके से पचाता है। तनाव में खाया गया सबसे अच्छा भोजन भी उतना फायदा नहीं देता जितना शांति से खाया गया सादा भोजन देता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं तुम्हें दादाजी और दादी जी की कहानी के आखिरी हिस्से पर ले चलता हूँ। 1 साल बाद दोनों दंपत्ति साथ बैठे थे अपने घर के आंगन में शाम की चाय पीते हुए। दादाजी ने दादी जी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने सोचा था बुढ़ापा यानी बस दिन काटना है, दवाइयाँ खाना है, कमजोरी को अपनी नियति मान लेना है। लेकिन अब समझ आया, बुढ़ापा एक नई शुरुआत भी हो सकता है अगर हम अपनी थाली को सही तरीके से भरना सीख लें। ये बात मेरे प्यारे दोस्तों हर उस इंसान के लिए है जो 60 की दहलीज पार कर चुका है या करने वाला है। बुढ़ापा कमजोरी की कहानी नहीं है, ये एक नई समझ की कहानी हो सकती है। बस हमें अपनी रसोई की ओर, अपनी थाली की ओर थोड़ी नज़र फिर से घुमानी होगी। तो आज ही इसी वक्त से अपने घर की रसोई में जाओ, देखो कि क्या तुम्हारे घर में भीगे हुए बादाम हैं, क्या दही रोजाना थाली में शामिल है, क्या अंकुरित अनाज मिलते हैं, क्या हरी सब्जियां हफ्ते में कई बार बनती हैं, क्या तिल गुड़ की मिठास घर में मौजूद है, क्या मौसमी फल थाली का हिस्सा है, और क्या शुद्ध घी सीमित मात्रा में शामिल है। अगर इनमें से कुछ चीजें कम हैं तो घबराओ मत, एक एक करके शुरू करो। एक हफ्ते में एक चीज, अगले हफ्ते दूसरी। ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है, और ये यात्रा जितनी धीमी और स्थिर होगी उतनी ही लंबे समय तक टिकेगी। और हाँ, एक बात फिर से याद दिला दूं, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है, कोई दवा चल रही है, तो इन बातों को अपने डॉक्टर की सलाह के साथ जोड़ो, उसकी जगह नहीं। भोजन शरीर की नींव मजबूत करता है, लेकिन जहां इलाज जरूरी है वहां इलाज को कभी नजरअंदाज मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन का हर पड़ाव अपनी एक खूबसूरती लेकर आता है। बचपन की अपनी मासूमियत होती है, जवानी की अपनी ऊर्जा होती है, और बुढ़ापे की अपनी गहराई, अपना अनुभव, अपनी शांति होती है। और अगर शरीर को सही पोषण मिलता रहे तो ये गहराई, ये अनुभव, ये शांति कमजोरी के साथ नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ जी जा सकती है। तो आज से अपनी थाली को फिर से अपना दोस्त बनाओ, अपनी रसोई को फिर से अपना वैद्य बनाओ, और देखो कैसे 60 की उम्र भी एक नई खूबसूरत शुरुआत बन जाती है। बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने 7 चीज़ों की बात की, लेकिन जीवन इतना सीधा गणित नहीं है कि सिर्फ थाली बदल देने से सब कुछ बदल जाए। चलो आज मैं तुम्हें कुछ और गहराई में ले चलता हूँ, कुछ और कहानियों के जरिए, ताकि ये समझ सिर्फ एक सूची बनकर न रह जाए बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। एक बुजुर्ग सज्जन थे, नाम था मास्टर जी, क्योंकि वो अपने ज़माने में स्कूल में गणित पढ़ाया करते थे। रिटायर होने के बाद भी उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो अपने 50 साल पुराने छात्रों के नाम तक याद रखते थे, उनकी कक्षा के रोल नंबर तक बता देते थे। एक दिन एक पुराना छात्र उनसे मिलने आया, खुद 55 साल का हो चुका था, और हैरान होकर बोला, मास्टर जी, मुझे तो अपने बचपन की बातें ठीक से याद नहीं, आप इतनी उम्र में भी सब कुछ कैसे याद रखते हैं? मास्टर जी हंसे और बोले, बेटा, दिमाग भी शरीर का एक हिस्सा है और शरीर के हर हिस्से को खाना चाहिए। मैं हर सुबह भीगे अखरोट खाता हूँ, हल्दी वाला दूध पीता हूँ, और हर दिन कम से कम 1 घंटा कुछ नया पढ़ता हूँ या कोई पहेली सुलझाता हूँ। दिमाग भी मांसपेशी जैसा है बेटा, जो इस्तेमाल होता है वो मजबूत रहता है, जो बंद पड़ा रहता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ मास्टर जी ने 2 बातें कही जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली, भोजन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं दिमाग पर भी पड़ता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड को कई अध्ययनों में मस्तिष्क की कोशिकाओं के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का तत्व भी शोध का विषय रहा है। हालांकि यहां मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हल्दी वाला दूध पीने से याददाश्त की कोई समस्या ठीक हो जाएगी। जिनकी याददाश्त को लेकर कोई गंभीर चिंता है उन्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से संतुलित भोजन और मानसिक सक्रियता दोनों मिलकर दिमाग को तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो शायद पहली से भी ज्यादा जरूरी है, दिमाग को भी व्यायाम चाहिए। पढ़ना,
कोई पहेली सुलझाना, नया खेल सीखना, बातचीत करना, ये सब दिमाग को सक्रिय रखते हैं। मास्टर जी की याददाश्त सिर्फ भोजन की वजह से तेज नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को कभी आराम की चादर में लपेटकर सुलाया नहीं। चलो अब एक और कहानी सुनते हैं, इस बार जोड़ों के दर्द के बारे में। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्हें सब लोग ताईजी कहते थे। 70 साल की उम्र में भी वो हर सुबह मंदिर तक पैदल जाती थी, करीब 2 किलोमीटर। एक दिन किसी ने पूछा, ताई जी इस उम्र में घुटने दर्द नहीं करते? ताई जी ने कहा, बेटा घुटने भी वैसे ही हैं जैसे दरवाजे की कब्जें। अगर कब्जें इस्तेमाल ही ना हो तो वो जंग खा जाती हैं, अकड़ जाती हैं। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोलते बंद करते रहो तो कब्जें चिकनी बनी रहती हैं। मैं रोज चलती हूं इसलिए घुटने चलते रहते हैं। ये बात सुनने में सीधी सादी लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहरी समझ छुपी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचकर चलना फिरना बंद कर देते हैं कि घुटनों में दर्द है इसलिए आराम करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में हल्की और नियमित हरकत, जैसे धीमी गति से चलना, हल्की स्ट्रेचिंग, जोड़ों को और भी ज्यादा जकड़ने से बचाती है। बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देना अक्सर जकड़न को और बढ़ा देता है। बेशक अगर दर्द तेज है, अगर कोई चोट है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूरी है, ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। लेकिन सामान्य स्थिति में हल्की गतिविधि जोड़ों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। और भोजन की बात करें तो जोड़ों के लिए तिल, अलसी के बीज और अखरोट में मौजूद फैट को सहायक माना जाता है, क्योंकि ये जोड़ों में होने वाली सामान्य उम्र से जुड़ी अकड़न को थोड़ा नरम रखने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हल्दी और अदरक, जिन्हें हमारी रसोई में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, इन्हें भी पारंपरिक रूप से जोड़ों के आराम से जोड़ा जाता रहा है। अब मैं तुम्हें नींद के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना भोजन, और अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुजुर्ग सज्जन, जिन्हें लोग पंडित जी कहते थे, बहुत अच्छी नींद लेते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उन्हीं की उम्र के थे रात रात भर करवटें बदलते रहते थे। पंडित जी का नियम था, रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर, और सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध, जिसमें कभी कभी थोड़ी सी हल्दी या जायफल की एक चुटकी मिला लेते थे। यहां मैं ये साफ करना चाहूंगा कि गुनगुना दूध कोई नींद की दवा नहीं है, और अगर किसी को गंभीर अनिद्रा की समस्या है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। घरेलू उपाय पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से रात का हल्का भोजन, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और एक निश्चित सोने जागने का समय, ये सब मिलकर नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। और 60 की उम्र के बाद अच्छी नींद शरीर की मरम्मत के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलो अब हृदय स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि ये वो विषय है जो 60 की उम्र के बाद हर परिवार में किसी न किसी मोड़ पर आता ही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर ने बताया था कि उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है। घबराने की बजाय उन्होंने अपनी दिनचर्या में 3 छोटे बदलाव किए। सुबह की तेज सैर, तले हुए खाने में कमी और लहसुन को अपनी सब्जियों में नियमित रूप से शामिल करना। 6 महीने बाद जब उन्होंने फिर जांच करवाई तो उनकी रिपोर्ट में सुधार था। यहां मैं फिर एक बार साफ कर दूं, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा, और ये डॉक्टर की दवा या इलाज की जगह नहीं ले सकता। लेकिन इतना जरूर सच है कि नियमित हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि, कम तला हुआ भोजन और लहसुन जैसी चीजों को पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य के लिए सहायक माना जाता रहा है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ये बात भोजन की नहीं, मन की है। एक बुजुर्ग दादी थी जिनसे किसी ने पूछा, दादी आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? दादी ने कहा, बेटा मैं हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहती हूं, कि मैं आज भी सांस ले पा रही हूं, कि मेरे परिवार के लोग मेरे आसपास हैं, और कि आज का दिन भी मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतना करने से मेरा दिन अच्छे मूड में शुरू होता है, और अच्छे मूड में खाया गया भोजन, अच्छे मूड में जिया गया दिन हमेशा बेहतर असर छोड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
ये बात विज्ञान की भाषा में भी सही बैठती है। मानसिक तनाव शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बढ़ा देता है जो लंबे समय तक बने रहें तो पाचन, नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता सब पर असर डालते हैं। तो केवल थाली सही रखना काफी नहीं है, मन को भी शांत, कृतज्ञ और हल्का रखना उतना ही जरूरी है। तो चलो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। सही भोजन, हल्की नियमित गतिविधि, अच्छी नींद, मानसिक सक्रियता और कृतज्ञता से भरा मन, ये पांचों मिलकर वो नींव बनाते हैं जिस पर 60 के बाद का जीवन न केवल लंबा बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी बन सकता है। और आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन जीवन जीने का तरीका वो हमारे हाथ में है। दादाजी, दादी जी, मास्टर जी, ताई जी, पंडित जी, इन सब की कहानियों में एक ही सूत्र छुपा है। छोटे छोटे, सरल लेकिन नियमित बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा फर्क ला सकते। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक धीमी, स्थिर लेकिन बहुत गहरी यात्रा है। तो आज से अपनी थाली को देखो, अपनी दिनचर्या को देखो और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। एक दिन में एक बादाम भिगोना, एक दिन में 10 मिनट टहलना, एक दिन में एक गहरी सांस लेके धन्यवाद कहना, यही छोटे छोटे कदम मिलकर 60 के बाद के जीवन को भी ऊर्जा और शांति से भर सकते हैं। बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।